इमेजिन करिए कि ये 2008 है और दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच में है। ऐसे में बहुत सारी कंपनीज मुश्किल से सर्वाइव कर पा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अभी भी कंफर्टेबली अपना बिजनेस रन कर रही हैं। मोस्ट केसेस में इन कंपनीज में दो चीज़ें कॉमन होंगी। एक कि उनके पास हेल्दी कैश रिजर्व्स होंगे और दूसरा उनके ऊपर कर्जा कम या ना के बराबर होगा। और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ के समय ऐसी कंपनीज के पास औरों के मुकाबले एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एज होता है। लेकिन रुकिए, कैश ही क्यों, प्रॉफिट्स क्यों नहीं? दोनों प्रॉफिट्स और कैश बिजनेस के जरूरी फाइनेंशियल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन वो अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। कंपनी के सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको प्रॉफिट्स कहा जाता है। दूसरी तरफ जो कंपनी के बैंक अकाउंट में एक्चुअल फिजिकल मनी होता है उसे कैश कहते हैं। ये वो पैसा होता है जिसे कंपनी अपने एक्सपेंसेस पे करती है, स्टॉक परचेज करती है और नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है। इसलिए कैश को प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि एक बिजनेस पेपर पे प्रॉफिटेबल तो दिख सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके पास अपनी ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए उतना कैश भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेस के पास काफी सारे अनपेड एक्सपेंसेस या एक लार्ज इन्वेंट्री है, तो उसके पास बहुत सारे पेपर प्रॉफिट्स तो होंगे, लेकिन अपने बिल्स को पे करने के लिए कैश उतना नहीं होगा। इसलिए प्रॉफिट से ज्यादा कैश को बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ जानने के लिए एक्यूरेट मेजर माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे दो टॉप कैश रिच स्टॉक्स की जिनका डेट कम है। इन स्टॉक्स को ढूंढने के लिए हमने कुछ फिल्टर्स को अप्लाई किया है, जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मोर देन 1000 करोड़ रुपीस, डेट लेस देन 1000 करोड़ रुपीस, पिछले 5 सालों की सेल्स ग्रोथ मोर देन 10%। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कंपनी के अकाउंट में रखा कैश और लिक्विड करंट एसेट्स जैसे कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में की हुई इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं, जिन्हें एक शॉर्ट पीरियड में कैश में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इन फिल्टर्स के थ्रू हमें ऐसी कंपनीज मिलेंगी जिनके पास लिक्विड कैश उनकी टोटल बोरोइंग से कहीं ज्यादा है। और सेल्स ग्रोथ फिल्टर ये भी इंश्योर करता है कि हम उन्हीं कंपनीज को देखें जो लगातार ग्रो कर रही हैं। इस वीडियो में हमने 27 अप्रैल 2023 के मार्केट क्लोजिंग के प्राइसेस को कंसिडर किया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के पहले स्टॉक के साथ। क्या आपको पता है आज दुनिया की 10th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस मार्केट और एशिया की 4th लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस मार्केट इंडिया है ना अनबिलीवेबल? रुकिए, मेरे पास कुछ और भी है। इंडिया की PMJAY यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो इकोनॉमिकली वीकर लोगों को BPL होल्डर्स हेल्थ इंश्योरेंस देती है, वो पूरी दुनिया की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो उसमें टोटल 58 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिसमें से 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं और 34 नॉन लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, मुझे पता है कि आपने हमारे इंश्योरेंस वाली वीडियो देखी है और आप ये सब कुछ जानते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन एक इंडियन कंपनी है जो इंडिया में री इंश्योरेंस का बिजनेस करती है। हाँ, ये कुछ नया है। बेसिकली ये एक अरेंजमेंट है जहां एक इंश्योरर जैसे कि HDFC लाइफ अपनी इंश्योरेंस के रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन लेने के लिए कुछ या सारा रिस्क दूसरे इंश्योरर को ट्रांसफर कर देता है। इसका मतलब है कि एक इंश्योरेंस कंपनी हमें दिए हुए इंश्योरेंस के लिए किसी दूसरी बड़ी कंपनी से इंश्योरेंस ले रही है। इंडिया की री इंश्योरेंस मार्केट में केवल एक ही ऐसी डोमेस्टिक कंपनी है जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को री इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। उस कंपनी का नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर जिसको हम GIC के नाम से जानते हैं। इंडियन री इंश्योरेंस मार्केट में GIC एक की रोल प्ले कर रहा है और इस मार्केट में वो अराउंड 60% शेयर एंजॉय करता है। इसका कोई भी डोमेस्टिक कंपेटिटर नहीं है, लेकिन हाँ, कंपनी को अक्सा फ्रांस, स्विस री जैसे इंटरनेशनल री इंश्योरर्स के साथ कंपीट करना पड़ता है। GIC का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एग्रीगेट डोमेस्टिक रिटेंशन को मैक्सिमाइज करना और डोमेस्टिक मार्केट के लार्ज प्रीमियम बेस को लेवरेज करके अपने लिए बेस्ट टर्म्स इंश्योर करवाना। वो ये कुछ ज्यादा हो गया है ना? आसान भाषा में समझते हैं। GIC को रिस्क लेना बहुत पसंद है, लेकिन ऑब्वियसली कैलकुलेटेड रिस्क। ये जितना हो सके उतना इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस देते हैं और उस रिस्क लेने के बदले में एक अच्छा खासा प्रीमियम चार्ज करते हैं। साथ ही रिस्क को कम करने के लिए कंपनी अपना बिजनेस जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड रखती है और अलग अलग बिजनेसेस को री इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि GIC भी दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज की तरह ही पैसा कमाती होगी,
तो बिंगो, आप सही हैं। कंपनी जो प्रीमियम इनकम कमाती है वो उसके रेवेन्यू का मेजर सोर्स है। इसको ग्रॉस प्रीमियम या ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम कहा जाता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम उस प्रीमियम के टोटल अमाउंट को कहा जाता है जो एक इंश्योरर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कलेक्ट करता है। इसके बाद जीआईसी कलेक्टेड प्रीमियम को अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स में इन्वेस्ट करके उस पे इंटरेस्ट, डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स भी कमाता है। प्राइमरीली जीआईसी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को केटर करता है, यानी कि नॉन लाइफ री इंश्योरेंस बिजनेस। जनरल या नॉन लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस फॉर मोटर, मरीन, फायर एक्सेट्रा आते हैं। मगर लाइफ इंश्योरेंस का क्या हुआ? जीआईसी ने लाइफ री इंश्योरेंस बिजनेस भी 2004 में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 23 की Q3 में ग्रॉस प्रीमियम्स का सिर्फ कुछ 3.73% ही था। बाकी सारा नॉन लाइफ या जनरल री इंश्योरेंस बिजनेस है। जीआईसी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी से भी री इंश्योरेंस लेता है। 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 22 में जीआईसी के टोटल ग्रॉस प्रीमियम का अप्रोक्सीमेटली 32% ओवरसीज बिजनेस था, जो कि 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 23 में 29% पर आ गया है। बेसिकली फॉरेन री इंश्योरेंस प्लेयर्स द्वारा इंडियन मार्केट में एंटर होने की वजह से बढ़ने वाले कंपटीशन और डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा री इंश्योरेंस में रिडक्शन जैसे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए मैनेजमेंट डोमेस्टिक बिजनेस पे अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहती है। डोमेस्टिक एंड फॉरेन बिजनेस अंडरराइटिंग के बीच जीआईसी का मीडियम टर्म में 60-40 कंपोजिशन का टारगेट है। चलिए अब जीआईसी के सेल्स और प्रॉफिट नंबर्स को देखते हैं। अगर हम कंपनी की लेटेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो हमें पता चलेगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जीआईसी की सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन पिछले क्वार्टर के हिसाब से ये बेटर है, जहां के ईयर ऑन ईयर उनकी नेगेटिव सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.4% थी। वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन्स लास्ट क्वार्टर में 17% से गिर के दिसंबर एंडेड क्वार्टर में सिर्फ 9% पे आके रह गए हैं। अगर हम ओवरऑल एनुअल सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में इनकी सेल्स मार्जिनली 1.59% से बढ़ी हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 8.62% से बढ़े हैं। Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड में जीआईसी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1200 करोड़ रुपीस है, जबकि थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में जीआईसी को 28 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ था। लोअर प्रीमियम के बावजूद भी इसकी वजह थी हायर इन्वेस्टमेंट इनकम और लोअर अंडरराइटिंग लॉस। आज के वीडियो के की मैट्रिक्स की बात करें तो जीआईसी के पास 22,408 करोड़ रुपीस के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, जीरो डेट, और पिछले 5 सालों में उनकी सेल्स 13.02% के CAGR से बढ़ी हैं। तो अब देख लेते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक जरूरी रेशियो को, जो कि है कंबाइंड रेशियो। अपनी स्क्रीन पे इस फॉर्मूले को देखिए। कंबाइंड रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए कंपनी के लॉस और एक्सपेंसेस को ऐड करके उनके टोटल प्रीमियम से डिवाइड किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है क्योंकि ये एक इंश्योरर की प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर देता है। 100% से नीचे का कंबाइंड रेशियो ये बताता है कि वो कंपनी अंडरराइटिंग प्रॉफिट कमा रही है, जबकि 100% से ज्यादा का वैल्यू ये बताता है कि कंपनी को जितना पैसा प्रीमियम्स में मिल रहा है उससे ज्यादा वो क्लेम्स और एक्सपेंसेस में लूज कर रहे हैं। जीआईसी के केस में पिछले कई सालों से कंबाइंड रेशियो 100% के ऊपर ही रहा है, लेकिन कंबाइंड रेशियो 100% से ऊपर होने के बाद भी एक कंपनी पोटेंशियली प्रॉफिटेबल हो सकती है, क्योंकि इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड नहीं की जाती है, जो कि जीआईसी के केस में इंपॉर्टेंट है उसके ह्यूज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वजह से। जीआईसी की स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को स्ट्रेंथ उसकी ओनरशिप से मिलती है। एज ऑन December 31, 2022, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जीआईसी की 85.78% शेयर होल्डिंग है। चलिए अब देखते हैं जीआईसी की स्टॉक परफॉर्मेंस। याद रखिए, एक स्टॉक के रिटर्न्स को आइसोलेशन में देखने का कोई मतलब नहीं होता, हमें वो उसके पीयर्स या बेंचमार्क से कंपेयर करना चाहिए। और क्योंकि इंडियन मार्केट में जीआईसी के लिस्टेड पीयर्स नहीं हैं, हम उसको निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे। पिछले एक महीने में जहां निफ्टी 5.23% से ऊपर गया है, वहीं जीआईसी 14.54% से ऊपर गया है। पिछले एक साल के टाइम फ्रेम में भी जीआईसी ने निफ्टी को एक
ह्यूज मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। हावेवर अगर हम 5 साल के लंबे टाइम फ्रेम को देखें तो जीआईसी ने नेगेटिव 57.21% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और दूसरी तरफ निफ्टी 68.27% से बढ़ा है। अब तक हमने जीआईसी के बिजनेस मॉडल, उसके फाइनेंशियल्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसके स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स की बात की। अब हम उसकी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखेंगे। जीआईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन्ड अकेला डोमेस्टिक री इंश्योरर है, इसलिए उसे गवर्नमेंट का डायरेक्ट सपोर्ट और काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन या फिर कैपिटल इन्फ्यूजन। और तो और कंपनी की लिक्विडिटी प्रोफाइल हेल्दी है। एज ऑफ सितंबर 2022 जीआईसी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 22,408 करोड़ रुपीस हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट 40,994 करोड़ रुपीस की है। पिछले कुछ क्वार्टर से जीआईसी की एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। चलिए देखते हैं कंपनी का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। एज ऑन 30th दिसंबर 2022 कंपनी ने 2.65% का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि जीएनपीए और 0% नेट एनपीए रिपोर्ट किया, जबकि एज ऑन 30th दिसंबर 2021 उसका जीएनपीए था 2.97% और एनएनपीए था 0%। 0% के नेट एनपीए का मतलब है कि जीआईसी ने एग्जिस्टिंग एनपीएस के लिए 100% प्रोविजन कर रखा है। जीआईसी की एक और की स्ट्रेंथ है इंप्रूवमेंट इन सॉल्वेंसी पोजीशन। चलिए देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियो को, जो एक कंपनी की अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने और फाइनेंशियली स्टेबल रहने की एबिलिटी को मेजर करता है। सॉल्वेंसी रेशियो ये इंडिकेट करता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी के पास अपनी लायबिलिटीज के अगेंस्ट कितने एसेट्स या कैपिटल है। जितना हाई सॉल्वेंसी रेशियो उतना बेटर। IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सारे इंश्योरर्स को मिनिमम 150% सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। एज ऑन 31 दिसंबर 2022 जीआईसी का सॉल्वेंसी रेशियो 238% है, जो मार्च 2022 के 196% से इंप्रूव हुआ है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों होती हैं। ऐसे ही जीआईसी की भी एक वीकनेस है, वो है वॉलेटिलिटी इन प्रॉफिट्स। जीआईसी ने फाइनेंशियल ईयर 22 में 43,208 करोड़ रुपीस के ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न पे 2005 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिकॉर्ड किया था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 21 में जीआईसी ने 1,920 करोड़ रुपीस का पैट रिकॉर्ड किया था, वो भी एक बेटर ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न पे, जो कि 47,014 करोड़ रुपीस का था। इससे ये पता लगता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स काफ़ी वॉलेटाइल हैं उसके अंडरराइटिंग लॉसेस के वेरिएशन की वजह से। इसलिए जीआईसी अपने एग्रीकल्चर और दूसरे सेक्टर्स के रिस्की पोर्टफोलियो को ट्रिम आउट करती जा रही है, जिसके कारण भले ही उनके ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम्स डिक्रीज हुए, लेकिन वहीं अंडरराइटिंग लॉसेस में इंप्रूवमेंट भी हुआ है। अब आप अपनी स्क्रीन पे जीआईसी री के फाइनेंशियल रेशियोज को देख सकते हैं। तो ये थी आज की पहली कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। दूसरी कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो भी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी ही है, मगर वो डिफेंस सेक्टर से है। कंपनी ने इंडिया का फर्स्ट फ्रिगेट INS नीलगिरी डिलीवर किया था। ये इंडिया का एकमात्र शिपयार्ड है जिसने इंडियन नेवी के लिए डिस्ट्रॉयर्स और कन्वेंशनल सबमरीन्स बिल्ड किए हैं। एनी गेसेस? हम बात कर रहे हैं मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की। मैज़ेगॉन डॉक एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मैनेज करती है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 84.83% स्टेक है। ये दो सेगमेंट्स के अंडर ऑपरेट करता है, शिप बिल्डिंग और सबमरीन। शिप बिल्डिंग सेगमेंट के अंडर मैज़ेगॉन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल बोट्स, पेट्रोल बोट्स, कार्गो शिप्स, कार्गो पैसेंजर शिप्स, प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल्स और ऐसे ही और भी शिप्स को बिल्ड करती है। और दूसरा है सबमरीन सेगमेंट। इस सेगमेंट में कंपनी कन्वेंशनल सबमरीन्स और स्टेल्थ सबमरीन्स बनाती है। सिंस 1960 मैज़ेगॉन डॉक ने टोटल 799 वेसल्स बिल्ड किए हैं, जिसमें 26 वॉरशिप्स रेंजिंग फ्रॉम एडवांस डिस्ट्रॉयर्स टू मिसाइल बोट्स और साथ ही 6 सबमरीन शामिल हैं। कंपनी के लिए आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि उनकी टोटल ऑर्डर बुक 40,591 करोड़ रुपीस की है। 40,000 करोड़ के ऑर्डर्स। आखिर कौन है मैज़ेगॉन डॉक के कस्टमर्स? इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। लेकिन आखिर कंपनी इतने ह्यूज ऑर्डर्स को मैनेज कैसे करती है? कंपनी करंटली अपनी
मुंबई की 75 एकड़ प्रॉपर्टी से ऑपरेट कर रही है, जिसकी कैपेसिटी 40,000 डेड वेट टनेज है या DWT जिसे कहते हैं। इसका मतलब है एक शिप का मैक्सिमम वेट इंक्लूडिंग कार्गो, पैसेंजर्स, क्रू, प्रोविजंस एक्सेट्रा। सो बेसिकली मैज़ेगॉन डॉक 40,000 DWT के मैक्सिमम टनेज तक शिप्स बना सकती है। इसके अलावा कंपनी ने फर्दर एक्सपैंड करने के लिए एक मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका कॉस्ट 9 बिलियन रुपीस है। ये नया मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ना केवल मैज़ेगॉन डॉक को और प्रोडक्ट्स कंस्ट्रक्ट करने में मदद करेगा, बल्कि वो एक वेसल या सबमरीन के कंस्ट्रक्शन टाइम को भी कम कर देगा। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर नजर डालते हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 22 के ओवरऑल सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की सेल्स फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में 41.63% से इंक्रीज हुई हैं, वेराज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 95.58% से। लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 23 में मैज़ेगॉन डॉक के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 32% से जंप करेंगे, जो कि मैनेजमेंट की ओरिजिनल गाइडेंस ऑफ 25% ग्रोथ से ज्यादा है। आज के वीडियो के की मैट्रिक्स को देखें तो मैज़ेगॉन डॉक के पास अबाउट 11,940 करोड़ रुपीस के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं और डेट सिर्फ 8.69 करोड़ का है। वहीं पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स 10.19% CAGR से बढ़ी हैं। मैज़ेगॉन डॉक की बोरोइंग्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं और ये हर साल कम ही होती आई हैं। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो मैज़ेगॉन डॉक पिछले एक महीने में 19.04% से ऊपर गया है और पिछले एक साल में कंपनी ने 136.42% के रिटर्न्स दिए हैं। चलिए अब मैज़ेगॉन डॉक के फाइनेंशियल्स को उसके लिस्टेड पीयर्स कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड से कंपेयर करते हैं। एक तरफ जहां मैज़ेगॉन डॉक का PE 16.65 है, वहीं कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 11.48 और 23.93 के PE पे ट्रेड कर रहे हैं। ROE के टर्म्स में मैज़ेगॉन डॉक अपने दोनों पीयर्स से बेटर है और ऑफ कोर्स मैज़ेगॉन डॉक स्टॉक परफॉर्मेंस में भी क्लियर विनर है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। क्या आपके पोर्टफोलियो में भी कैश रिच स्टॉक्स हैं या ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल नया था? हमें कमेंट्स में बताइए। मैं आपको याद दिला दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टिंग और इकोनॉमी पे लेटेस्ट न्यूज़ के लिए ग्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.